हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम श्रीवास्तव आज आपके लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस करा था, जिसमें हमने अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या क्या बोलता है। अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो वहाँ पर हमने बात करी थी मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है। अगर मेरे पास एक चार्ज जो है, अगर इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो इस पर जो कॉम्बिनेशन पर जो फोर्स लगता है उसको हम फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स तब लगता है जब मेरे पास चार्ज जो है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो। अगर जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जब ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कितना होता था, Q × E के बराबर। मैग्नेटिक फोर्स को हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कितना होता था, QVB के बराबर। तो यानी कि मेरे पास लॉरेंज फोर्स जो निकल कर आया है वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस का मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से F दैट इज इक्वल टू QE प्लस का QVB, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं हम। जब हमारे पास फोर्स क्या अपीयर होगा, जब हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नंबर 2। अगर मैं बात करता हूं मेरे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैंने इसमें क्या करा, एक करंट कैरिंग वायर को क्या कर दिया, इस पर प्लेस करा। और जब मैं इस पर करंट कैरिंग वायर को प्लेस करता हूं तो इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स का मान मुझे बताना है। मैंने कहा इसकी लेंथ है L और ये एंगल जो सबटेन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, इसकी लेंथ का जो एंगल है वो है थीटा। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर when placed in magnetic field। अगर मेरे पास करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो F बराबर आता है इसका I डॉट B क्रॉस L। B क्रॉस L क्या डिनोट करता है, B और L ये डिनोट करता है कि इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल कितना है। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, I B L sin थीटा लिख सकता हूं। तो यानी कि अगर मेरे पास ये करंट कैरिंग वायर जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है, मैं केस नंबर 1 डिस्कस करता हूं, व्हेन थीटा बराबर 0, मतलब आपका जो करंट कैरिंग वायर है वो क्या है, पैरेलल है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की। तो मेरे पास थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो फोर्स कितना निकल कर आएगा हमारे पास, 0। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केस 2। केस 2 क्या कहता है कि मेरे पास जब करंट कैरिंग वायर जो है, जब थीटा बराबर कितना हो जाए, इसके परपेंडिकुलर हो जाए 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स उस टाइम क्या निकल कर आता है, मैक्सिमम निकल कर आता है। उसका मान कितना होता है, F बराबर IBL, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी है आपकी मैग्नेटिक फील्ड में जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट पूछी जाती है। आपको अगर इंपॉर्टेंस लगे तो देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। पहली बात करता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स की, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स की। समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। अगर ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कैसी होती है, इमेजिनरी होती है। मैंने इस पर क्या करा, एक क्लोज लूप को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया।
तो इसके अंदर से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है तो उसका वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में कितना हो गया भाई, कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, 4। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 4। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही है एक क्लोज सरफेस से, वो क्या कहलाता है मेरे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो F5 बराबर इसका हम लिखते हैं, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैंने कहा कुछ इसका एरिया वेक्टर दिए है, तो इसके एरिया वेक्टर और उसके बीच में जितना एंगल मैंने माना कितना है, थीटा। तो फाई बराबर स्केलर प्रोडक्ट आप ऐसे करके लिख सकते हो, फाई बराबर BA cos थीटा। एक और डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हमारे पास जो लीकेज होती है, किस चीज की, लीकेज ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स का क्या हो जाना, लीकेज हो जाना, मतलब आना चाह रही है इसके अंदर पर आ नहीं पा रही है, कुछ क्या हो जा रही है, बैंड हो जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीकेज ऑफ फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं। यूनिट इसकी क्या होती है, वेबर। क्या होती है, वेबर। ठीक, सेकंड टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजी है आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब चुंबकन की तीव्रता। सेकंड डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब चुंबकीय आघूर्ण, टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम जानते हैं, ये बराबर क्या होता है, I into A, मतलब एक क्लोज सरफेस से उसके एरिया से कितना करंट वो ले सकता है, वो क्या होता है मेरे पास, मैग्नेटिक मूवमेंट के बराबर होता है। तो अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट इसकी बात करता हूँ, यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, तो M बराबर हो गया आपका I into A। ठीक है, और आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है आपका, एरिया इनटू लेंथ। एरिया से एरिया कट गया तो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है आपका, I/10। तो I क्या है यहाँ पर, करंट है। तो करंट की यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर, और लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मीटर। तो मेरे पास SI यूनिट जो आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, वो क्या निकल कर आई है, एम्पियर पर मीटर। आगे स्टार्ट करते हैं थर्ड टर्मिनोलॉजी। थर्ड टर्मिनोलॉजी आपकी होती है, हमारे पास थर्ड टर्मिनोलॉजी का नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अर्थात चुंबक की संवेदनशीलता, ससेप्टिबिलिटी को बोलते हैं हम संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता को हम इसको डिनोट करते हैं किससे, जाई एम से। किससे डिनोट करते हैं, जाई एम। जाई एम जो बराबर होता है, कुछ लोग इसको जीटा भी पढ़ते हैं, जाई एम बराबर होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, आपको पता है कि अगर मेरे पास, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, एक सोलेनॉइड की वजह से, किसकी वजह से, एक सोलेनॉइड की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो मान आता है वो क्या आता है, म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ कॉइल कितने पर यूनिट लेंथ मान ले रहा हूँ, 1। तो आपका ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इनटू आई। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो कितना है, यहाँ पर ये कितना है, B बराबर म्यू नॉट इनटू I। ठीक है, अब हमारे पास एक आएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी,
वो कितनी होती है आपकी, मैंने माना है कि वो कितना है आपका म्यू इंटू एच, कितना है म्यू इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच, ये हो गया आपका म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, अगर मैं जनरली लिखता हूँ बी को, तो ये कितना होता है आपका म्यू इंटू एच। यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, म्यू नॉट इंटू आई को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का, या म्यू नॉट इंटू एच को कॉमन लीजिए, तो म्यू नॉट इंटू एच कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 1 प्लस का आई अपॉन एच, ठीक है। अब यहाँ से h क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू 1 प्लस का आई अपॉन एच, और ये म्यू अपॉन म्यू नॉट को हम लिखते हैं म्यू आर, अर्थात रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, और आई अपॉन एच को मैं क्या लिख सकता हूँ जाई एम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर क्या डिनोट करता है आपका रिलेटिव परमेबिलिटी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, फोर्थ हम पॉइंट डिस्कस करते हैं टर्मिनोलॉजी का परमेबिलिटी, अर्थात हमारे पास परमेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी, मीडियम। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं आपसे परमेबिलिटी, इसको बोलते हैं पारगम्यता। ठीक है, मतलब अगर मैंने यहाँ पर लगाए हैं कुछ मैग्नेटिक पोल्स हैं, यहाँ पर एक ये है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, आपको पता है नॉर्थ से साउथ हमारे पास क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, अगर मैं इस पर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लाके रखता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर जो पहले मीडियम प्रेजेंट है एयर, कुछ और भी हो सकता है वाटर। अगर मैं यहाँ पर एयर को प्रोजेक्ट करता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ज्यादा पास होंगी। अगर वहीं पर मैं वाटर को प्रोजेक्ट करता हूँ तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, कम पास कर रही है। तो मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी ये डिनोट करता है कि आपकी मीडियम कैसा है, आपने मीडियम कैसा रखा है, कि उसके थ्रू तो क्या होगा, आपकी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, डिपेंड करेंगी। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है इट इज द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes through it। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है वो आपकी होती है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, ध्रुव की प्रबलता। ध्रुव की प्रबलता क्या होती है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेट की किनारों पर क्या हो, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या कहलाती है, आपकी पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जो पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द लेंथ। इसकी लेंथ मानते हैं, मैंने माना है इसकी लेंथ कितनी है 2l, तो कितना हो जाएगा m/2। अब ये मैं कुछ इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, पोल स्ट्रेंथ को एक सेकंड टर्म में ऐसे भी डिनोट करा जाता है कि कितने फोर्स से क्या कर रहा है, वो खींच रहा है। ये होता है इसका μ0/4π। मैंने माना यहाँ पर किनारे की मैग्नेटिक पोल जो है वो इसका m1 है और s पर कितना है m2 है। ये कितना हो जाएगा m1 m2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2l का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ लोग इसको 12 की जगह कैपिटल L भी ले लेते हैं खाली। तो हमने ये 5 पॉइंट डिस्कस करे हैं। ओके, फोर्स नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर। अगर मेरे पास ये पैरेलल वायर है, ठीक, मैंने कहा कि इसमें भी करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, दोनों की सेम फ्लो कर रही है।
अब मुझे क्या करना है भाई, देखो आपको ना ऐसे और ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं है, देखना जरा ध्यान से। मेरे को क्या करना है, इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड का मान पता करना है, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर मेरे पास पॉइंट इसी पर लाई कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना है, 0। पर मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड का मान देखना है। तो आपको बताया था मैंने, थंब की डायरेक्शन में क्या हो गया, मेरे पास करंट हो गई, ठीक है। मुझे किस पर पता करना है, इस पर, इस वायर पर, इस वायर की तरफ अपनी उंगलियां कर दो, पी पॉइंट मान लो, ठीक है। मैंने पी पॉइंट करा तो फोर्स कहां लगा भाई, अंदर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहां पर क्या हो गई, इनसाइड, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि इस पर, इसकी वजह से इस पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पर इस पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का मान होगा। तो मैंने क्या करा है, मुझे इस पर मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट है, इसकी वजह से। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, इसकी तरफ उंगलियां कर दी, तो ये कहाँ लगा, फोर्स बाहर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर पर कहाँ पर है, बाहर, आउटसाइड, ठीक है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिनोट कर दी, ठीक है। अब हमें फोर्स का मान पता करना है। अब देखना जरा, ये है मेरे पास, फिंगर्स की डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इनसाइड है। थंब की डायरेक्शन क्या है मेरे पास, करंट की डायरेक्शन। तो इससे क्या लगता है भाई, थप्पड़। तो थप्पड़ क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, फोर्स को। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ इसके लिए, सेकंड के लिए आता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या है, आउटसाइड द प्लेन है। तो आउटसाइड द प्लेन मैंने बाहर कर लिया। करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, मेरी तरफ। तो यानी कि मेरे पास फोर्स लगा कुछ नहीं है, इसे मान लो F1, ये क्या है, F2। ड्यू टू सिमिलरिटी मेरे पास F1 और F2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसका मान कितना होता है, मैंने इसका कहा है F। ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है, मैंने इनकी लेंथ कितनी मान ली है, इसमें, ठीक है। तो ये कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। मैंने कहा इसके अंदर I1 करंट फ्लो हो रही है, इसके अंदर I2, तो ये कितना हो जाएगा, I1 I2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, ये हो गई आपकी। यानी कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, की पॉइंट्स में आप इसको कवर अप करिएगा। पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, जब मेरे पास व्हेन करंट इन सेम डायरेक्शन, जब मेरे पास करंट क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, तो ये वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, वायर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिए, दोबारा उसको देखिए, ठीक है। अगर हम सेकंड बात करते हैं, व्हेन, मेरे पास ऐसा भी तो हो सकता है भाई, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ऐसी हो, दूसरी डायरेक्शन अपोजिट हो उसकी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वायर क्या करेंगे, रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं हम कि फोर्स हो गया हमारे पास। मैंने यहाँ पर बात करा है कि अब मैं निकाल रहा हूँ आपका मैग्नेटिक फील्ड, निकाल रहा हूँ ड्यू टू अ रेक्टेंगुलर कॉइल की वजह से। रेक्टेंगुलर लूप की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा है यहाँ पर, ये हो गया मेरे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। मैंने क्या करा है यहाँ पर, एक कॉइल को क्या कर दिया है, ऐसे करके प्लेस करा है। ये मैंने इस कॉइल को कैसे करके प्लेस करा है, अगर मैं, ये क्या है मेरे पास एक तरह से क्या है, एक रेक्टेंगल है, मैंने इसको क्या करा है, ऐसे करके प्लेस करा है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, इनसाइड है, और ये वाला पोर्शन क्या है, आपके बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, ये देखो ना आप, ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मैंने मानी है इनसाइड, कहाँ है, इनसाइड। तो अब मेरे पास ये वाली लेंथ है, पहले इसकी वजह से देखो, पहले इसकी वजह से देखो, ये क्या है, मैंने L मानी है, और इसकी ब्रेथ कितनी मान ली है, B, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला L जो है वो B के कैसा है, परपेंडिकुलर है। जब मेरे पास परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स क्या होगा, IBL sin थीटा, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यानी कि इसकी वजह से और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा और यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, ठीक। तो ये फोर्स जो होगा इस टाइम हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
वो कितने के बराबर होगा आपके आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। थीटा बराबर अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो आई बी एल के बराबर होगा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं इसकी वजह से, ये क्या है मेरे पास, इसकी ब्रेथ क्या है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। आपको पता है जब दो फोर्स मिलते हैं, दोनों फोर्स मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट अ कपल का फॉर्मेशन करेंगे। और कपल क्या होता है, आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कहा टाउ। टाउ क्या है मेरे पास, मैंने कहा है फोर्स इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इसकी वृत्त के, तो मैंने लिखा है d। अगर मैं नॉर्मल फोर्स लेता हूं यहां से तो टाउ बराबर कितना हो गया, f की वैल्यू रखो यहां पर आई बी एल साइन थीटा इनटू b, ठीक है। तो यहां से टाउ बराबर कितना आ गया आपका, आई बी साइन थीटा l क्रॉस b किसके बराबर हो जाएगा, एरिया के बराबर, ये लेंथ इनटू ब्रेथ बाय एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास I इनटू a, मैंने आपको बताया था ये क्या होता था, आपके मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होता था। तो यहां से टाउ बराबर क्या आ गया आपका mb sin थीटा। अगर मेरे पास थीटा यहां पर 90 डिग्री हो तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, m क्रॉस b, कितना आ जाएगा, m क्रॉस b, ठीक है। वहीं पर अगर हम आगे बात करते हैं कि मैंने एक आगे डिस्कस करते हैं, ये हमने निकाला टॉर्क और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में रिलेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मैंने जो जब हम फोर्स को क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर को, मैंने क्या करा है, एक करंट कैरिंग वायर को, यहां पर ये है मैग्नेटिक फील्ड। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वर्क required to displace theta position of current carrying wire। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक वायर को प्लेस कर रहा हूं। जब मैं इस वायर को प्लेस करूंगा और इसको रोटेट कराने की कोशिश करूंगा तो मुझे इस पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो मुझे इसको अगर इसको डिस्प्लेस करना है तो मुझे इसको कुछ ना कुछ वर्क रिक्वायरमेंट होगा। मैंने कहा कि मैं कुछ थीटा पोजीशन पर रखा है, तो आपको पता है वर्क कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इनटू डी थीटा के बराबर। हमने अभी टाउ की वैल्यू निकाली थी, टाउ बराबर हमने क्या निकाला था, mv sin थीटा के बराबर निकाला, ठीक है। हम टाउ की वैल्यू यहां पुट करने जा रहे हैं, तो मेरे पास वर्क टाउ की वैल्यू यहां पर पुट करी तो ये कितना हो गया आपका mb sin थीटा इनटू d थीटा। यहां से mb क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, माइनस की cos थीटा। मैंने लिमिट जो पुट करी है, मैं कह रहा हूं पहले थीटा 1 पोजीशन पर था, कुछ आप फिर क्या कर रहे हो, इसको थीटा 2 पोजीशन पर ले आ रहे हो, तो यानी कि थीटा 1 से लेकर थीटा 2। तो यहां से w बराबर क्या आ गया आपका mb, ये पहली अपर लिमिट रखी तो कितना है, माइनस का cos थीटा। अब माइनस रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा cos थीटा। तो यहां से w बराबर क्या आ गया आपका mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा थीटा 1 जो है वो पहले ही क्या है, इसके पहले डायरेक्शन में, तो पहले डायरेक्शन में थीटा 1 बराबर क्या हो गया, 0। तो cos 0 बराबर कितना हो गया आपका 1। तो यहां से आपने ये देखो ये सुना होगा mb 1 माइनस का cos, ठीक है। कितना समझ में आया। आगे स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, एक कक्षीय पथ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा, हमें ये बताना है। आपको पता है सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, I × A, ठीक है। मैंने कहा इसकी कुछ रेडियस है r, तो एरिया तो आप यहां से लिख सकते हो पाई r स्क्वायर। बात पड़ती है I की, तो I हमें कैसे लिखना होता है, आपको पता है Q बराबर क्या होता था, I × T के बराबर,
यहाँ पर मैं टी क्या ले रहा हूँ, पूरा टाइम पीरियड ले रहा हूँ, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपके पास, आपको पता है वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम पीरियड क्या हो गया आपका, टाइम पीरियड क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस ओवर स्पीड, और डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा, एक सर्कमफेरेंस के बराबर, वो कितना हो जाएगा आपका 2 पाई r अपॉन, मैंने कहा कुछ इसकी कितनी है, v वेलोसिटी। तो यहां से आप q, यहां पर q किसके बराबर है, चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, e, ठीक है। तो यहां से आप I की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ev अपॉन 2 पाई r। अब मैं इसकी वैल्यू क्या कर रहा हूं, यहां पर पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो m बराबर क्या हो गया आपका, I की वैल्यू पुट करी आपने ev अपॉन 2 पाई r, एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर, एक पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट जो निकल कर आया है वो कितना आया है, EVR अपॉन 2। ये क्या है आपका EVR अपॉन 2, ये आपका डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, आगे डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने कहा है मेरे पास ये है एक बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट। इसकी हम क्या करेंगे, दो पोजीशन लेके चलेंगे, एक होगी आपकी एक्सियल पोजीशन और एक होगी आपकी लेटरल वाली पोजीशन, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन पर अगर मैं बात करता हूं बी एक्सियल, वो कितना होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4i, ठीक है, पाई, और ये कितना हो जाएगा आपका 2m अपॉन x क्यूब। और यहीं पर अगर मैं लेटरल पोजीशन की बात करता हूं या इक्विलेटरल की बात करता हूं तो कितना होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x क्यूब। अगर मैंने कुछ मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर निकालना है इस पॉइंट पर, तो यहां से आप देख रहे हो कि एक बार पूछा गया था बी एक्सियल जो होता है वो बी लेटरल का कितना टाइम्स होता है, कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स, ओके। आगे स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और एक करंट कैरिंग वायर है वो क्या प्रोड्यूस करता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये कह रहा है, ये क्या करेगा, एक क्लोज लूप फॉर्म करेगा, और ये क्या कह रहा है, इसका लाइन इंटीग्रल जो है मैग्नेटिक फील्ड का, लाइन इंटीग्रल का मतलब dl लेंगे, एरिया इंटीग्रल का मतलब dA लेंगे, और वॉल्यूम इंटीग्रल का dV, ठीक है। ये कितना होता है, इज इक्वल टू द टोटल करंट एंड परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, इसके बराबर होता है। तो यहां से अगर आप देखो, मैंने कहा यहां से मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ऐसे करके क्रिएट कर रहा है, और इसका जो यहां से डिस्टेंस है वो कितना है r, तो ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो इसका जो एरिया आ जाएगा b क्या है, कांस्टेंट, जितने आपने अप्लाई कर दी, तो यहां से इतना कितना आ जाएगा dl, दैट इज इक्वल टू I इनटू म्यू नॉट। तो dl मेरे पास यहां से कितना आ जाएगा, dl क्या हो जाएगा, इसके सर्कमफेरेंस के बराबर 2 पाई r, तो यहां से I इनटू म्यू नॉट, तो यहां से b बराबर आपका आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे पास कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है गॉस लॉ के। किसके इक्विवेलेंट होता है, गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ ने भी क्या कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है वो क्या हो रही है, एक क्लोज सरफेस के थ्रू हो रही है, और एम्पियर ने भी क्या कहा, हमारे पास एक क्लोज सरफेस के थ्रू हो रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम सोलेनोइड की, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। सोलेनोइड को बोलते हैं हम धारावाही परिनालिका। इसमें क्या होता है, मेरे पास ये है एक मैग्नेटिक को, इस पर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कॉइल क्या कर देते हैं, इस पर लपेट देते हैं, तो यहां से इस पर क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं। जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसका मान होता है आपका म्यू नॉट n इंटू आई। कितना होता है, म्यू नॉट इंटू n। n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब आप
पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो यहां से n बराबर क्या होता है कैपिटल N अपॉन कैपिटल N, मतलब आपकी लेंथ पर कितने नंबर ऑफ कॉइल लपेटे गए हैं ये बताता है। एक बात और पूछी जाती है सोलेनॉइड से कि हमारे पास इस पर आप कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालो इनसाइड, अगर मैं B इनसाइड लिखता हूं वो क्या होता है हमेशा सेम, वो कितना आएगा म्यू नॉट एन आई के बराबर। पर मैं यहीं पर अगर पॉइंट ले लेता हूं बाहर, अगर मेरे पास पॉइंट बाहर है तो B आउटसाइड जो होती है वो हमेशा धारावाही प्रणालिका के कारण क्या होती है जीरो होती है। मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूं किसकी वजह से, टॉरॉइड की वजह से। टॉरॉइड क्या है, अगर मेरे पास यहां पर हम वायर ऐसे ना लपेट कर टर्न को कैसे लपेट रहे हैं कुछ सर्कुलर टाइप ऐसे, ठीक है। तो यहां पर टॉरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है आपकी म्यू नॉट एन आई के बराबर, ये सेम है। पर यहां पर ये n जो है वो चेंज करता है। n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट सर्कम, ठीक है। यहां पर ये सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, मैंने कहा कुछ इसकी r रेडियस है तो सर्कमफेरेंस कितना हो गया इसका n अपॉन 2 पाई, ठीक है। आपको पता है v इनसाइड जो है वो कितना हो जाएगा, वो इतना ही हो जाएगा म्यू नॉट n के बराबर, और आउटसाइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आता है आपका 0, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं हम, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपसे कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है साइक्लोट्रॉन की वजह से। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन क्या है, एक डिवाइस है, वो क्या करती है यूज टू एक्सीलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर भगाना हो, मतलब एक्सीलरेट करवाना हो, तो हम कौन सी डिवाइस का यूज करेंगे, साइक्लोट्रॉन का, ठीक है। और इस पर क्या होती है, एक चीज और है, इस पर क्या है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रिक्वायरमेंट होती है, दोनों चीज की क्या होती है रिक्वायर होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए हमने साइक्लोट्रॉन यूज करा, वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बीटाट्रॉन का यूज करते हैं। बीटाट्रॉन क्या करता है आपका यूज टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जस्ट आपकी दो तख्ती टाइप की होती है जिसे हम क्या करते हैं सेमी सर्कुलर फॉर्म में लपेटते हैं, और उन्हें क्या करते हैं एक वायर के थ्रू उसमें क्या करते हैं करंट फ्लो कराते हैं। तो यहां से चार्ज का क्या होता है, यहां पर ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, एक मैंने आपको बात करी थी वहां पर म्यू नॉट, हम जब इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करेंगे वहां पर हम एप्सिलॉन नॉट का डिस्कस करेंगे। तो एक रिलेशन लिखा हूं आपसे, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट लिखते हैं, और एप्सिलॉन नॉट किस लिए लिखते हैं परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है C बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट अंडर रूट में म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। C क्या है यहाँ पर, C रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहां से एक बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की हमें विमा बताओ, ये डायमेंशन बताओ। तो डायमेंशन ये किसके बराबर होगी वेलोसिटी के, तो आपको क्या करना है डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी LT-1 वेलोसिटी के बराबर, या यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट और रह गया है, अगर मेरे पास ये है एक चार्ज कॉइल है, मैंने कहा ये है मेरे पास एक चार्ज कॉइल, चार्ज कॉइल की वजह से मैंने कुछ एक्सियल पोजीशन पर x डिस्टेंस पर मुझे क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड का मान पता करना है, तो इसकी वजह से मैंने कहा है इसकी रेडियस क्या है r,
तो यहाँ पर b बराबर जो होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपको बहुत कम पूछा जाता है, नीड नहीं है आपको याद करने की, पर फिर भी एक बार माइंड कर लेना इसे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।